सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। सियाने कहते हैं कि मोहब्बत यकतरफा हो तो उसमें दो तरफा ताल्लुकात की तवक्को रखना बिल्कुल दुरुस्त नहीं होता, और शायद दुनिया के कुछ ममालिक भी ऐसे हैं जहां मोहब्बत यकतरफा चलती है लेकिन दूसरी तरफ से जवाब बिल्कुल नहीं आता है। चाहे इजराइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को देख लें, वहां पर भी सूरत हाल वैसी ही है, और चाहे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात देख लें, यहां पर भी मामलात कुछ ऐसे ही हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बोन ऑफ कॉन्टेंशन अगर है तो मकबूजा वादी कश्मीर है, और पाकिस्तान का अगर किसी चीज के ऊपर प्रिंसिपल स्टैंड है तो वो मकबूजा वादी कश्मीर है। मकबूजा वादी कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, तमाम पाकिस्तानी इसे अपना हिस्सा और जुस्सा मानते हैं, और अगर इसके अलावा कहीं पर कोई बात होती है तो ना तो हमारी रियासत उसको मानती है, ना पब्लिक मानती है, और ना हम मानते हैं। तो अब आप देखिए कि अगर इंडिया के अंदर कोविड-19 पेंडेमिक खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करता है तो पाकिस्तान की जानिब से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर यह कहा जाता है कि हमारे तमाम इमदादी कारकुन भी वहां पर काम करने के लिए तैयार हैं, हम यहां से वेंटिलेटर्स भेजने को तैयार हैं, ऑक्सीजन भेजने को तैयार हैं, और इस बात को तकरीबन 2 से ढाई हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन भारत की जानिब से जवाब नहीं आता और भारत की जानिब से मुसलसल खामोशी इख्तियार की जाती है। इसके बावजूद कि हमने इंसानी बुनियादों के ऊपर यह पैगाम भेजा और पूरी दुनिया को यह दिखाया कि हम चाहते हैं कि हमारा हमसाया इस तरह के क्राइसिस में ना रहे, और हम चाहते हैं कि हम अमन को बरकरार रखें, लेकिन दूसरी जानिब से क्या होता है, वहां से अगर कोई शख्स आता है तो अपने साथ वहां का वेरिएंट कोविड लेकर आता है। एक खातून पाकिस्तान के अंदर एंटर हुई, उनके पास जो डॉक्यूमेंट था उस डॉक्यूमेंट के ऊपर यह लिखा हुआ था कि इनका कोरोना मनफी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब उनका टेस्ट कराया गया तो वो कोविड-19 पॉजिटिव थी, और वेरिएंट वही था जो इंडिया में इस वक्त खतरनाक सूरत हाल इख्तियार किए हुए है। तो क्या बाकायदा तौर पर एक साजिश है कि पाकिस्तान के अंदर इस वेरिएंट को किसी भी तरह से एंटर किया जाए, और उसके बाद मुजरिमाना खामोशी ये है कि उस खातून को इधर ही करंटीना करवाया गया बजाय इसके कि उनको वापस इंडिया भेज दिया जाता। अब इंडिया की जर्नलिस्ट खुद लिखती हैं कि जब यहां से वो गई तो उनका टेस्ट नेगेटिव था, तो क्या इंडिया में टेस्ट करने वाली लैब्स फेक रिपोर्ट्स जारी कर रही हैं, या उनके टेस्ट करने का मयार उतना बेहतर नहीं है जितना दूसरे ममालिक है, और पाकिस्तान ने उस वेरिएंट को पकड़ लिया उस खातून के अंदर। तो इंतहाई अफसोसनाक है। क्या ये एक बाकायदा साजिश है कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना जो इतना खतरनाक सूरत हाल इख्तियार नहीं किए हुए है, गो है लेकिन उतना नहीं है, तो क्या पाकिस्तान में ये चीज़ बढ़ाने के लिए साजिश की गई? तो इसके ऊपर बात करना बनती है, जवाब लेना बनता है। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #सीज फायर। #सीज फायर। मुझे जमील फारूकी कहते हैं, आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल्ड न्यूज़ पर मुलाहिजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मौजूद मेहमानान में शामिल हैं जनाब जाहिद हफीज़ चौधरी साहब, आप मारूफ डिप्लोमेट हैं और आप तर्जुमान दफ्तर खारजा हैं। आज एक्सक्लूसिवली हमारे स्टूडियोज़ में ये मौजूद होंगे। हमें लंदन से बराह रास्त स्काइप लिंक पर ज्वाइन करेंगे जनाब शफी नकी जामई साहब, आप सीनियर ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बड़ा डिटेल में जानते हैं। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब सरदार आसिफ अहमद अली साहब भी, आप साबिक वज़ीर ख़ारजा भी हैं, मारूफ सियासतदान भी हैं। मैं तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जनाब जाहिद हफीज़ चौधरी साहब को प्रोग्राम में खुश आमदेद कहता हूँ। सब तशरीफ़ लाए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि भारत की पाकिस्तान में भारतीय तर्ज का कोरोना फैलाने की साजिश बेनकाब हुई है। हमारे मीडिया में तो इसी तरह से रिपोर्ट हो रहा है, और एक खातून आई एक सफारती एहलकार के साथ जिनमें उनका कोरोना पॉजिटिव मिला। उनकी जो रिपोर्ट पहले जमा कराई गई थी वो नेगेटिव रिपोर्ट थी, तो इस पर दफ्तर खारजा ने क्या एक्शन लिया है इनिशियली, तो पहले ये बता दीजिए। अच्छा, नहीं जमील साहब, हम ये समझते हैं कि वो खातून जब यहाँ पे बाकी और भी देवा एक्चुअली 12 पैसेंजर्स इन टोटल, उसमें से एक वो इंडियन हाई कमीशन के ऑफिशियल है, उनकी स्पाउस भी थी। शी टेस्टेड पॉजिटिव जब यहाँ पे रैपिड टेस्ट किया गया, लेकिन उसके बाद एज़ पर द कोविड रिलेटेड हेल्थ सेफ्टी प्रोटोकॉल ना सिर्फ उन्हें क्वारंटीन किया गया बल्कि उनके साथ जो बाकी और पैसेंजर्स भी ट्रेवल कर रहे थे इंक्लूडिंग द ड्राइवर, ऑल ऑफ देम हैव बीन क्वारंटीन्ड। तो उसमें जो भी हेल्थ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं
उसके तहत उन्हें जो है वो रखा जाए। क्या चेकिंग में कहीं कोई गलती हमारे अमले से हुई है या उनकी तरफ से कोई फेक डॉक्यूमेंट दिया गया है? क्योंकि एक मारूफ जर्नलिस्ट हैं इंडिया की, उन्होंने ट्वीट किया कि ये हो सकता है कि पाकिस्तान, इंडियन जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया, हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना फैलाने की साजिश हो। जमील साहब, मैं इसे इस तरह नहीं देखता। मैं ये समझता हूँ कि जी वो टेस्ट जब किया गया तो उसमें इट्स अ सीरियस हेल्थ क्राइसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसमें हम ये समझते हैं कि जी एक जो है वो टेस्ट किया गया, अनफॉर्चुनेटली द टेस्ट केम आउट पॉजिटिव। इम्पॉर्टेंट बात उसमें ये थी कि उस वक्त जितनी भी नेसेसरी कोविड रिलेटेड हेल्थ सेफ्टी मेजर्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उन्हें फॉलो किया जाए एंड दैट हैज़ बीन डन। कि वो क्वारंटीन इधर ही होनी थी या उनको वापस भी भेजा जा सकता था? उसमें जिस तरह भी जो भी एसओपीज हैं, जो भी एसओपीज हैं, वो बिल्कुल एनसीओसी की जो लेड डाउन गाइडलाइन है उसके मुताबिक फैसला किया गया। राइट। आप क्योंकि स्टूडियोज़ में बैठे हैं तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सवाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछना बनता है आपसे कि पाकिस्तान ने इमदादी पेशकश की थी भारत को कोविड-19 पेंडेमिक में, और बड़ा सीरियस वहाँ पर वेरिएंट है जिसने डैमेज दिया है बहुत बड़ा, तो वहाँ से कोई जवाब आया अभी तक? जी जमील साहब, उसमें अभी तक हमें कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ, लेकिन हमारी जो ऑफ़र थी इट वाज प्योरली अ ह्यूमैनिटेरियन इशू, हम जिस तरह उसे देखते हैं, तो उसमें हमारी अभी भी दैट ऑफर स्टैंड। हम ये समझते हैं कि इट्स अ सीरियस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस। उसमें जो भी मदद पाकिस्तान कर सकता है, वी आर रेडी फॉर दैट। इजंट दिस डिसअपॉइंटिंग सर कि हम बार बार अपनी तरफ से तो पॉजिटिव रहते हैं और हम ख़्वाह हैं दो तरफ़ा ताल्लुकात के, लेकिन लगता ऐसा है कि एक तरफ़ा मोहब्बत है? नहीं, मैं ये इस तरह नहीं समझता। हम ये देखें, पाकिस्तान की एक कंसिस्टेंट पोजीशन है, पाकिस्तान अपने तमाम नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख़्वाह है, और उसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब भी जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी इफ़ इंडिया टेक्स वन स्टेप टुवर्ड्स पीस, पाकिस्तान विल टेक टू। उसके बाद से हमारी कंसिस्टेंट ये पोजीशन रही है कि हम बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं तमाम नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, इंक्लूडिंग इंडिया। लेकिन उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जितने भी आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स हैं उनके रेजोल्यूशन की बात की जाए। हम ये समझते हैं कि जब तक आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व नहीं किया जाता, उस वक्त तक खित्ते में देरपा अमन का क़याम मुमकिन नहीं होगा। हम जब इंडिया की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज़ ऑफ कोर्स कश्मीर इशू। तो जब तक हम कश्मीर इशू के रेजोल्यूशन की बात नहीं करते और उसके जस्ट रेजोल्यूशन की बात नहीं करते, रेजोल्यूशन एज पर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो ये कहती हैं कि कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एक्सरसाइज थ्रू अ फ्री एंड इम्पार्शियल प्लेबिसिट अंडर द यूएन ऑस्पिसेस, तो वो हम ये समझते हैं कि उसके लिए, लेकिन साथ हम ये भी कहते हैं कि एक मीनिंगफुल एंगेजमेंट के लिए भारत के साथ इस वक्त ज़रूरी है कि इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए ताकि एक मीनिंगफुल एंगेजमेंट हो सके। अनफॉर्चुनेटली 5 अगस्त 2019 के जो भारत के एक्शन थे उससे एनवायरनमेंट विशिएट हुआ। अब एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना हम ये समझते हैं कि भारत की जिम्मेदारी है। वो तो उनकी जिम्मेदारी है, जिस तरह आपने अभी फरमाया कि अगर कोई एक कदम बढ़ाएगा तो हमने 2 कदम बढ़ाने हैं, और ये अच्छी पॉलिसी है, होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके एक कदम बढ़ाने के ऊपर सामने वाला कदम उठाने का जवाब भी ना दे तो फिर पॉलिसी मेकर्स को कहीं ना कहीं तो सोचना चाहिए। चौधरी साहब जी जमील साहब, देखें, पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी है जो कि बेस्ड है हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स पे, हमारी अपनी वैल्यूज़ पे जी। तो पाकिस्तान ये समझता है कि हमें तमाम खित्ते के ममालिक के साथ गुड रिलेशन विद ऑल इट्स नेबर्स, क्योंकि हम खित्ते में अमन के ख्वाह हैं, चाहे वो हमारा मशरकी नेबर हो या मगरबी नेबर हो। पाकिस्तान ये समझता है कि ज़रूरी है खित्ते में देरपा अमन के लिए और खित्ते की खुशहाली के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, रीजनल कनेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं उसके लिए पीस इज़ अ प्रीरेक्विजिट। लेकिन उस पीस के लिए जस्ट रेजोल्यूशन ऑफ आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की ये कंसिस्टेंट पोजीशन रही है और पाकिस्तान आज भी उस पोजीशन पर कायम। लेकिन गुडविल जेस्चर के ऊपर कंसिस्टेंटली साइलेंस नेगेशन की तरफ नहीं ले जाती? मैं ये समझता हूँ कि इसे गुडविल जेस्चर से ज़्यादा पीस जेस्चर के तौर पर देखा जाना चाहिए। आपने देखा
कि जब भारत की तरफ से मिस एडवेंचर हुआ उसमें हमने भारतीय पायलट को जो जाली बालाकोट एयर स्ट्राइक वाला जी, उसमें हमने जब भारतीय पायलट उसे प्लेन शॉट डाउन किया, उसके बाद उसकी जो रिलीज थी दैट वाज अगेन अ पीस जेस्चर फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी जो है वो एम्पली मैनिफेस्ट की। हमने ना सिर्फ भारत को बल्कि दुनिया को ये बावर करवा दिया कि पाकिस्तान ना सिर्फ अपनी दफाई ज़रूरियात से पूरी तरह से वाकिफ़ है बल्कि उसके लिए तैयार भी है। तो वो उसकी मैनिफेस्टेशन हमने की, लेकिन हमने भारतीय पायलट को रिलीज़ किया एज अ पीस जेस्चर। ठीक है, तो ये वाला भी पीस जेस्चर था। भले उनकी तरफ से जवाब आए ना आए, हमारी तरफ से ऑफर स्टैंड करती है, लेकिन जवाब ना आने को हम हाँ समझें, ना समझें या खामोश रहें। जमील साहब, इसे मैं ये समझता हूँ कि मैं डिप्लोमेटिकली समझना चाह रहा हूँ, आप बेहतर बतौर सफारतकार इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। लोग पूछते हैं सोशल मीडिया के। जी, उसमें मैं ये समझता हूँ कि इसे पीस जेस्चर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसे एज अ ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर देखा जाए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है कोरोना की वर्ल्ड ओवर और ख़ास तौर पर भारत में, उसमें हम ये समझते हैं कि इट्स अ सीरियस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, इट्स अ सीरियस ह्यूमैनिटेरियन इशू, और उसमें अप्रोच भी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच होनी चाहिए। और पाकिस्तान ने तो उनकी तरफ से जवाब ना आना मैटर नहीं करता। जी, हमारे लिए देखें इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने हमेशा ह्यूमैनिटेरियन इशूज़ के लिए ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच लिए, और हम अब भी ये समझते हैं कि हमारी जो पॉलिसी है दैट विल बी डिक्टेटेड बाय आवर ओन वैल्यूज़। तो ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है, इस पे हमारी अप्रोच भी ह्यूमैनिटेरियन है। राइट, हम हमारी ऑफर स्टैंड का हम अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। अच्छा जी, फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले में गहरी ममासलत है, एवरीबडी नोज़, लेकिन जितना प्रोएक्टिव, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा सवाल नहीं है, पब्लिक समझती है कि जितना प्रोएक्टिव हम पैलेस्टाइन के मामले के ऊपर रहे, शायद उतना हम कश्मीर के मामले के ऊपर नहीं रहे गुज़िश्ता एक साल में। इसकी कोई ख़ास वजह है या लोगों को ऐसा लगता है ऐसा नहीं है? अच्छा, इसमें देखें दो चीज़ें हैं, हमें दोनों को सेपरेटली देखना पड़ेगा। प्लीज़। फ़लस्तीन के इशू पे हम बात कर लेते हैं और फिर हम कश्मीर के इशू पे बात कर लेंगे जी, और फिर दोनों में जो मुमासलत है हम उस पर बात कर लेंगे। प्लीज़। सबसे पहले अगर हम फ़लस्तीन का इशू देखें, उस पर पाकिस्तान की एक तारीख है। पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद की जी, और पाकिस्तान की सपोर्ट टू पैलेस्टीनियन इशू उतनी ही पुरानी है जितना कि पाकिस्तान खुद। पाकिस्तान की क्रिएशन से लेकर अब तक हमने एक कंसिस्टेंट पोजीशन रखी फ़लस्तीन के मसले के ऊपर। 1968-69 में जब पाकिस्तान मेंबर था, नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उस वक्त पाकिस्तान इसके ऊपर रेजोल्यूशंस लेके आया। फिर आपने ये देखा होगा कि ये तो OIC का वजूद ही अल-कुद्स शरीफ की प्रोटेक्शन की वजह से आया, तो इम्पॉर्टेंट इस्लामिक कॉज। 1988 में जब फ़लस्तीनियन स्टेटहुड की बात हुई तो उस वक्त पाकिस्तान वाज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज़ टू रिकग्नाइज फ़लस्तीनियन स्टेटहुड। फिर 2012 में जब फ़लस्तीन को नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेटस UN का देने की बात हुई तो उस वक्त पाकिस्तान वाज एट द फोरफ्रंट। अभी तक फ़लस्तीन से रिलेटेड चाहे वो OIC हो या UN हो, जितनी फ़लस्तीन के ऊपर आई उन सब को पाकिस्तान ने या तो स्पॉन्सर किया या को स्पॉन्सर किया या हमने उसे सपोर्ट किया। हम ये समझते हैं कि फ़लस्तीन के मसले की 3 अहम वजूहात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान ने हमेशा इस इशू को सपोर्ट किया। उसमें सबसे पहली वजह ये हम ये समझते हैं कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इस्लामिक कॉज। मुस्लिम वर्ल्ड की ये एक इंतहाई अहम कॉज है और ये वो वजह है जिसकी वजह से OIC मार्ज़े वजूद में आई। दूसरी इम्पॉर्टेंट वजह हम ये समझते हैं कि फ़लस्तीनियों का जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो फ़लस्तीन में हो या दुनिया के किसी और खिते में, हमने हमेशा राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की है, उसे सपोर्ट किया है। बल्कि पाकिस्तान हर साल UN में एक रेजोल्यूशन लेकर आता है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के ऊपर, जिसे भारी अक्सरियत से मंजूर भी अडॉप्ट भी किया जाता है। और तीसरी जो इसकी इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है वो है जी ह्यूमन राइट। हम ये समझते हैं कि फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, जितनी भी ह्यूमैनिटेरियन नॉर्म्स हैं उन्हें वायलेट किया जा रहा है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को वायलेट किया जा रहा है, जितने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन हैं उन्हें वायलेट किया जा रहा है, इंक्लूडिंग द 4th जेनेवा कन्वेंशन, क्योंकि वहाँ पे एक डेमोग्राफिक चेंज को लाने की कोशिश की जा रही है। तो वो ह्यूमन राइट्स का likewise is the situation in Kashmir as well, Indian occupied Jammu and Kashmir as well। जी, मैं उस पर आऊँगा।
तो इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो पाकिस्तान की हमेशा से एक कंसिस्टेंट पोजीशन रही है मसला है फ़लस्तीन के ऊपर। हम ये समझते हैं कि अभी जो सीज़ फायर हुई दिस इज़ अ वेलकम डेवलपमेंट, लेकिन दिस इज़ नॉट सफिशेंट, क्योंकि असल हमारा जो मकसद है वो ये है, नंबर 1 इज़राइल को अकाउंटेबल किया जाए फॉर इट्स एक्शंस इन पैलेस्टाइन, फॉर इट्स एट्रोसिटीज़ एंड द क्राइम्स इट हैज़ कमिटेड अगेंस्ट द पैलेस्टीनियन पीपल। और दूसरी बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो ये है कि उसके परमानेंट रेजोल्यूशन की तरफ जाया जाए। और उसका परमानेंट रेजोल्यूशन हम समझते हैं कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्टिग्यूअस वाइबल पैलेस्टीनियन स्टेट की सूरत में होगा। 2 स्टेट सोल्यूशन की जब हम बात करते हैं विद pre-1967 बॉर्डर्स एंड ऑल्सो इन अकॉर्डेंस विद द OIC एंड UN resolutions with Al-Quds Al-Sharif as its capital. Right. अच्छा, अब आपने कश्मीर की बात की। देखें, मसला है कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान की अगेन एक हिस्टोरिक पोजीशन रही है और पाकिस्तान ने कभी वो पोजीशन चेंज नहीं की। उसकी निस्बत आपको भारत की तरफ से मुसलसल चेंज ऑफ पोजीशन नज़र आएगी। भारत ने सबसे पहले तो इस इशू को UN सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर गया और उसके बाद उसकी रेजोल्यूशंस को मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद भारत की लीडरशिप ने कश्मीरियों से ये वादा किया, कश्मीर के अंदर उन्होंने अपनी तकरीरों में उनकी लीडरशिप ने कहा कि कश्मीर का मसला कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होगा। उसके बाद उन्होंने कश्मीरियों को उनका हक देने से इनकार किया। भारत की हमारी अपनी पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ बहुत सारी कॉरेस्पॉन्डेंस कम्युनिकेशन है जिसमें उन्होंने कहा कि इस इशू को कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल करने की ज़रूरत है। अभी भी बैकडोर कॉरेस्पॉन्डेंस जारी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और कश्मीर मैटर? जी, मैं इस पर आता हूँ। मैं पहले आपसे ये इशू डिस्कस कर लूँ कि पाकिस्तान की पोजीशन उस पर क्या रही, उसके बाद मैं इस पर भी। अच्छा, अब भारत उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा कि कश्मीर एक डिस्प्यूट है, इट्स एन इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट, इट्स द लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग आइटम ऑन द एजेंडा ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और इसका रेजोल्यूशन भी, इसका हल भी, सेटलमेंट भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के मुताबिक ही मुमकिन है, विच कॉल फॉर अ प्लेबिसिट, फ्री एंड इम्पार्शियल प्लेबिसिट अंडर द UN ऑस्पिसेस। पाकिस्तान की ये कंसिस्टेंट पोजीशन है जिसमें ना कोई पहले तब्दीली थी और ना अब उसमें कोई तब्दीली है। अब आपने जो बात की कि जी भारत के साथ कॉन्टेक्ट, उसमें देखें स्टेट्स हैव देयर ओन वेज एंड मीन्स टू कम्युनिकेट, और ये जो वेज एंड मीन्स हो रहे हैं, राब्ते हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि देखें स्टेट्स के जो वेज एंड मीन्स टू कम्युनिकेट हैं दे रिमेन अवेलेबल इवन ड्यूरिंग वॉर्स। जंगों में भी ये वेज एंड मीन्स टू कम्युनिकेट अवेलेबल रहते। इम्पॉर्टेंट बात जमील साहब ये नहीं है कि हमारा उनसे राब्ता है या नहीं है, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बात हमें उनसे करनी है या नहीं करनी। तो करनी है ना। और दूसरी बात यह है कि अगर करनी है तो किस इशू पर करनी है। तो हम ये समझते हैं कि हमारी तो एक कंसिस्टेंट पोजीशन है कि तो उसमें UAE अपना रोल प्ले कर रहा है। जी, मैं ये बता रहा हूँ कि देखें हमारी तो ये पोजीशन है कि तमाम आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स जो है वो बातचीत के ज़रिए ही हल हो सकते हैं, और हम तो पुरअमन हल के लिए बात करते हैं तमाम आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स की, इंक्लूडिंग द कोर इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उस पर हमारी पहले भी ये पोजीशन थी कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हमारी अब भी ये पोजीशन है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ हम ये भी समझते हैं कि ये बातचीत मीनिंगफुल होनी चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए, और बातचीत होनी मसला कश्मीर पे चाहिए, क्योंकि कोर इशू ये है। जब तक थर्ड पार्टी मीडिएशन है। अच्छा, इस पर मैं आपको ये बताऊं, देखें अगेन पाकिस्तान ने हमेशा ये बात की है कि इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस, अदर कंट्रीज, फ्रेंडली कंट्रीज, सबको रोल प्ले करना चाहिए। इस वक्त UAE का रोल इम्पोर्टेंट है, उस पर देखें सबका रोल इम्पोर्टेंट है। हम ये समझते हैं कि चाहे वो खबर है ना UAE में हो रहे हैं, एज ए वेन्यू UAE यूज़ हो रहा है, और वहाँ पर पाकिस्तान इंडिया कॉन्टैक्ट्स हैं। हमारे पास जो इंटरनल स्टोरी है ये है, मुझे कंफर्म करनी थी आपसे। जी जमील साहब, देखें इस पर अगेन मैं ये बात करूँगा कि मैं किसी एक मुल्क का यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता। हम ये समझते हैं कि जितने भी दोस्त ममालिक हैं उन सब का रोल है, और ये रोल इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसकी एक पीस एंड सिक्योरिटी डायमेंशन है। तो कोई भी ऐसा कदम किसी फ्रेंडली कंट्रीज़ की तरफ से या UN की तरफ से, हमने UN सेक्रेटरी जनरल को रिक्वेस्ट की
कि वो अपने गुड ऑफिस को यूज़ करें UNSC रेजोल्यूशंस की इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, इस मसले को हल करवाने के लिए। तो इसी तरह और भी कोई भी मुल्क अगर ये रोल प्ले करता है टू अवॉइड रिस्क्स टू पीस एंड सिक्योरिटी इन द रीजन, तो हमने पहले भी उसे वेलकम किया है और उसे वेलकम राइट। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने CNN को एक इंटरव्यू दिया और आपकी नज़र से यकीनन गुजरा होगा। उसके ऊपर हर तरह से पाकिस्तान के अंदर एक पॉजिटिव वाइब है, लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं उनके स्टांस को। ख़ास तौर पर उन्होंने जो डीप पॉकेट्स वाली बात की थी, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में इंटरनेशनल जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो उसको क्रिटिसाइज़ कर रही हैं। तो डू यू थिंक कि एक पाकिस्तान के एम्बेसडर की हैसियत से, ज़ाहिर है कि वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा तो हैं लेकिन पाकिस्तान की शख्सियत है, उनकी हैसियत से डीप पॉकेट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करना वाज दैट राइट ऑन द टेलीविजन? जमील साहब देखें, इसमें भी अगेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि फॉरेन मिनिस्टर ने जो बात की, बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन वो एंटी सेमिटिज़म उसे नहीं कहा जा सकता। फॉरेन मिनिस्टर ने एक व्यू एक्सप्रेस किया जो कि वाइडली हेल्ड व्यू है वर्ड ओवर। उन्होंने जो बात की उसमें कहीं कोई एंटी सेमिटिज्म का एलिमेंट नहीं था। हम ये समझते हैं कि अनफॉर्चुनेट है अगर उसे कोई भी और ट्विस्ट दी जाती है, ये तो अनफॉर्चुनेटली उसी पॉइंट को प्रूव करेगी विच द फॉरेन मिनिस्टर वाज मेकिंग। हम ये समझते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड इक्वली बाय एवरीवन। राइट। फॉरेन ऑफिस किसी भी मुल्क का हो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसकी अपनी एक कलीदी हैसियत होती है और हम इसको बड़ा रियलाइज़ करते हैं और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की जो सर्विसेज हैं उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। गुज़िश्ता दिनों शीरी मज़ारी साहबा ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान के ऊपर इजराइल को तस्लीम करने का प्रेशर था। तो क्या फॉरेन ऑफिस लूप में है सारे मामले के ऊपर कि वाकई पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर था तो किसका था? जमील साहब देखें, अगेन इसमें ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि पाकिस्तान पर किसी और तरफ से इजराइल को रिकग्नाइज़ करने का प्रेशर था या नहीं था। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान की मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान की इजराइल को रिकग्नाइज़ करने पर पोजीशन क्या है और क्या उस पोजीशन में कोई तब्दीली है या नहीं है। मैंने खुद अपनी 12 स्टेटमेंट्स में ये बात की कि पाकिस्तान का इजराइल को रिकग्नाइज़ करना इज़ नॉट अंडर कंसीडरेशन। पाकिस्तान ने ना पहले फर्म स्टैंड है पाकिस्तान का, फर्म स्टैंड है, उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी है फॉरेन ऑफिस की, उसके ऊपर स्टेटमेंट। तो कोई भी प्रेशर देता रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। हम ये समझते हैं, देखें ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी एक प्रिंसिपल पोजीशन है इस इशू के ऊपर। हम मसला फ़लस्तीन के हल की बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू अ 2 स्टेट सोल्यूशन हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान अपनी इजराइल की रिकग्निशन के ऊपर अपनी मसला फ़लस्तीन के हल की पोजीशन उस पर कायम है और इसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मसला फ़लस्तीन के हल की है जो मैंने बड़ी डिटेल में आपके साथ डिस्कस की। पाकिस्तान ने अमेरिका से इजाफी वैक्सीन के मामले के ऊपर शिकवा किया है कि अमेरिका ने हमें जो वैक्सीन फ्राहम करने के हवाले से बात की थी, मतलूबा उतनी मकदार में वैक्सीन हमें नहीं मिली है। और US लेजिस्लेटर से वेबिनार में कुरैशी साहब ने बात की है। एक सेनेटर थे ग्राम और इसके अलावा एक और साहब थे, उनसे बात करने के बाद ये बात सामने आई है कि उन्होंने मुतालबा किया है वैक्सीन की फराहमी के हवाले से। तो क्या इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट है कि अमेरिका हमें जो उन्होंने कमिटमेंट की थी हमारे साथ कोवैक्स के तहत वो हमें मिलेगी वैक्सीन? कुछ उसके ऊपर पॉजिटिव चीज़ आई है या नहीं आई अभी तक? अच्छा जमील साहब, उसमें देखें जहाँ तक अमेरिका के साथ हमारे करीबी ताल्लुकात हैं, क्लोज कोऑपरेटिव रिलेशन, US ने कई मुख्तलिफ मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मदद की, चाहे वो फ्लड्स की सिचुएशन हो, अर्थक्वेक की सिचुएशन हो। बाकी हमारा उनके साथ क्लोज इकनॉमिक कोऑपरेशन है। ये वैक्सीन के ऊपर कोवैक्स की जो फैसिलिटी है उसके तहत पाकिस्तान को वैक्सीन मिली हैं और बाकी आइंदा फ्यूचर में भी वैक्सीन पाकिस्तान को विल बी मेड अवेलेबल। लेकिन ग्लोबल इसमें देखें एक सप्लाई चेन की कॉन्स्टेंट्स हैं, उसमें पूरी की पूरी उसकी जो टाइमलाइन है कोवैक्स फैसिलिटी के तहत वैक्सीन प्रोवाइड करने की, वो इम्पैक्ट हुई है। लेकिन पाकिस्तान अपनी जो वैक्सीन की नीड्स है उसे पूरी कर रहा है। उसमें चाइना से हमें वैक्सीन आई हैं, गिफ्ट के तौर पे भी आई और हमने वैक्सीन ख़रीदी भी। तो इस वक्त पाकिस्तान में एक बड़ा रोबस्ट वैक्सीनेशन कैंपेन चल रही है और हम ये समझते हैं कि हमारी जो वैक्सीन की नीड्स हैं
उसके मुताबिक वी डू हैव द सप्लाईज और हमारे कामयाबी से हमारी वैक्सीनेशन कैंपेन जो है वो आगे चलेगी जी। चौधरी साहब साथ मौजूद रहिएगा। ख्वातीन हज़रात, जहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमें शफ़ी नक़ी जामई साहब लंदन से ज्वाइन करेंगे और साथ साथ सरदार आसिफ अहमद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे भी ज़रा बात करेंगे कि ये दो तरह के जो खित्ते हैं, इजराइल और पैलेस्टाइन, और इधर पाकिस्तान और इंडिया, और दोनों का कॉन्फ्लिक्ट है, उधर पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट है और इधर जो है मकबूजा वादी कश्मीर का है, तो ये कितनी मुमासलत रखता है और इसका हल क्या है। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है जनाब शफ़ी नक़ी जामई साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, आप लंदन में इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब सरदार आसिफ अहमद अली साहब, साबिक वज़ीर ख़ारजा, और जाहिद हफीज़ चौधरी साहब, तर्जमान दफ्तर ख़ारजा बदस्तूर, हमारे साथ मौजूद रहेंगे। जनाब शफ़ी नक़ी जामई साहब, आप लंदन में मौजूद हैं, लेकिन आपसे बात हमने करनी है फ़लस्तीन के हवाले से। तो इजराइल फ़लस्तीन तनाज़े के दोबारा जन्म लेने की वजूहात आपकी नज़र में क्या हैं जामई साहब? इसका आगाज में किस जगह से करूं, यहाँ से या 1948 से जब से इसराइल वजूद में आया? आगाज में इसका इस वक्त के हंगामों से करूं, जो एहतजाजात हो रहे हैं उनसे करूं, या सिर्फ उससे कि जिस फ़लस्तीनियों को घर वापस नहीं आने दिया गया, पहली इब्तदाई वादा खिलाफी और वादा शिकनी से करूँ? आप तय करें, मुझे बताएं। मैंने सवाल बड़ा स्पेसिफिक पूछा है सर। दोबारा ये जो शिद्दत आई है तनाज़े में, इसकी वजह क्या बनी है? ये 27 रमज़ान मुबारक से एयर स्ट्राइक्स जो शुरू हुई और बम्बार्डमेंट शुरू हुई, उसकी वजह आपको क्या लगती है? कोई पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है या कोई और वजह है इसकी? देखें, इसराइली फौज का मस्जिद अक्सा के अहाते में और खुद मस्जिद अक्सा में चढ़ दौड़ना इब्तदाई वजह थी। और इसके बैकग्राउंड में अगर आप जानना चाहें ज़रा सा, तो 19 साल में पहली मरतबा इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू लूज कर गए, इलेक्शन हार गए, और अभी ताज़ा इंतखाबात होने वाले थे कि उन्होंने ये शोशा छोड़ा है। मुझे लगता है ये क़स्दन हुआ है, और वहाँ पे जो फ़ौज चढ़ दौड़ी है ये भी क़स्दन हुआ है, और ये छोटे से हंगामे को या छोटे से वाक़े को दबाने के लिए एक बड़ा वाक़या उठा दिया जाता है या कर दिया जाता है। ये वो हरकत हुई है, और ये इब्तिदा और आगाज़ इस मसले का वहीं से हुआ है। उसके बाद इसराइली फ़ौज ने अपनी चढ़ दौड़ने की अदा, और इसराइली तोपों ने और रॉकेटों ने अपने चलने की अदा संभाल ली। ये सीधी से वजह तो ये है। क्या सीज़ फायर ही मामले का हल है जामई साहब, या असल हल जो है वो टू स्टेट थ्योरी ही में है, जो मुस्तकिल मुताद्दिद ममालिक देते चले आए हैं कि टू स्टेट थ्योरी को एक्सेप्ट करना चाहिए दोनों ममालिक को? जिंदा रहो और जिंदा रहने दो, इस हक को तस्लीम किया जाना चाहिए। इसराइलियों को रहने दें, उनको इसराइल में रहने दें, उनको वो हक दें, और फ़लस्तीनियों को जिंदा रहने और जीने का हक दें। टू नेशन थ्योरी का आप इस्तिलाह का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो मुनासिब है, और उसी पे दुनिया मुत्तहिद और मुत्तफ़िक भी हो रही थी। लेकिन उसके साथ साथ समझते चलिए कि वो फार्मूला शायद अब काम ना कर सके। अब मेरा ख्याल है तीसरे फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, जो फ़िलहाल अभी तो बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। राइट, जामई साहब साथ मौजूद रहिएगा। मैं ज़रा सरदार आसिफ अहमद अली साहब की तरफ जाऊँगा, आप साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं। अहमद अली साहब, ये फरमाइएगा कि अब सीज़ फायर हल है कोई इतने बड़े तनाज़े का, जो कि हर 2-4 साल बाद दोबारा से उठता है? हेलो जी सरदार साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, कट गया था फोन आपका, आ रही है आवाज़। जी, मैं ये पूछ रहा था कि क्या सीज़ फायर हल है फ़लस्तीन और इजराइल तनाज़े का, जो कि हर 2-4 साल बाद दोबारा सर उठाता है? जी समझा नहीं, मैं आपके सवाल नहीं समझा। मैं सर सीज़ फायर से मुतालिक पूछ रहा हूँ, इजराइल फ़लस्तीन तनाज़े के हवाले से, कि क्या सीज़ फायर इस मसले का हल है जो हर 2-4 साल बाद दोबारा सर उठाता है? जी देखें, सीज फायर तो उसको समझने की ज़रूरत है कि सबसे ज़्यादा प्रेशर जो पड़ा है दुनिया में किसी पे, वो सदर बाइडेन के ऊपर पड़ा है।
क्योंकि उसकी पार्टी के अंदर एक बगावत हुई है। सेनेट में सैंडी वो जो है उनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, वो खुद भी यहूदी हैं जी जी। पर इसके बावजूद उन्होंने एक बड़ी मजबूत एक करारदाद पेश की सेनेट में, जिसको गालिबन 25 वोट मिले, यानी 100 में से 25 वोट मिले। इसी तरह उनका जो कांग्रेस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उधर भी एक मूव चली, तो अमेरिका के अंदर एक सख्त रिएक्शन हुई और बाकी दुनिया में भी बहुत रिएक्शन हुई। मगर असल बात तो ये थी कि बाइडेन ने इजराइल को दफा के नाम पे ये कत्ल गैरत करने की तायद की। इजराइल को लाइसेंस मिल गया, लाइसेंस टू किल, और उन्होंने फिर हमास को तबाह करने के लिए गाजा में बेपनाह बमबारी की। तो जब ये पॉलिटिकल प्रेशर बाइडेन के ऊपर आया, जो अंदर अमेरिका से आया, उसके बाद उन्होंने सीज फायर की तो नहीं, उन्होंने ये कहा कि जो लेवल ऑफ हॉस्टिलिटी है उसको कम किया जाए और इसके बाद सीज फायर की जाए। तो हमास ने एक दिन नहीं कहा कि आप सीज फायर करें, यानी आफरीन है उन लोगों पे जिनका हर रोज इतना नुकसान हो रहा था। हम सब जानते हैं कितना नुकसान हुआ जी। जानी नुकसान, माली नुकसान, हर किस्म का नुकसान हुआ। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया, उधर पानी पीने को नहीं है, अस्पताल, बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं वहाँ। इसके बावजूद हमास ने सीज फायर का मुतालबा नहीं किया। मुतालबा हुआ है तो वो जो बाइडेन की तरफ से हुआ है, और फिर इजराइल के ऊपर जब प्रेशर पड़ा तो उन्होंने फिर सीज फायर पे इतफाक किया। अब वो इशू ये है कि वो गाजा की बमबारी तो उन्होंने बंद कर दी है, मगर जो मकबूजा इलाका है जी, वेस्ट बैंक जो है और यरूशलेम है, उन्हें वहाँ डाल दिया और मस्जिद अक्सा उसको सेंटर बना दिया अपनी पॉलिसीज का, और वहाँ नमाजियों पे वो गोलियां चलाते हैं, रबर बुलेट्स भी चलाते हैं, वो चलाते हैं और उनके ऊपर मार धार उधर करनी शुरू करती है। तो इससे ये जाहिर ये होता है कि उनके नीयत नहीं थी, इजराइल की नीयत नहीं थी कि वो सीज फायर करें, और दुनिया के प्रेशर और ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हुई हैं वो उसकी वो तो सरदार साहब आपको क्या लगता है कि इसकी रीजंस क्या बनी है, खासतौर पर ये जो एकदम से इस तनाज़े ने सर उठाया 27 रमजानुल मुबारक के बाद, कोई पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं कि ये बार बार दोबारा से ये शिद्दत इख्तियार करता है, या कोई और रीजंस है? देखें इस बार जी माजी में तो हर बार कोई ना कोई वो वजह तलाश करके वो करते रहते हैं जी, पर इस बार ये हुआ है कि नेतन्याहू पिछला इलेक्शन वो नहीं जीत सका जी, उसकी जमात को अक्सरियत नहीं आई जी, और वहाँ जो मॉडरेट ग्रुप्स थे, इतदाल पसंद जो ग्रुप थे, उन्होंने इसके साथ शमूलियत हुकूमत में करने से इनकार कर दिया। उसमें मुसलमानों का भी जो फलस्तीनी इलेक्ट होते हैं जी, जिनको शहरियत मिल चुकी है इजराइल की जी, वो भी उनके में 5 या 6 मेंबर हैं, उन्होंने जवाब दे दिया और फिर ये तनहा रह गया। और इसमें वो छोटी यहूदियों की जमातें हैं जिनको इंतहा पसंद समझा जाता है, शिद्दत पसंद समझा जाता है, और जो नस्ली इम्तियाज जमातें हैं, मुसलमानों से नफरत उनकी बुनियाद है। और वो कई जमातें ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि वहाँ अलैहिस्सलाम का टेंपल जो है वो दोबारा बनना चाहिए, मस्जिद अक्सा, और दूसरी जो वहाँ हमारी मुकद्दस मुकामात हैं जी, उनको मिस्मार करके वो दोबारा टेंपल बनना चाहिए। कुछ ऐसी जमातें जो कहती हैं कि ग्रेटर इजराइल बनना चाहिए, इजराइल में वो उर्दन को भी शामिल करते हैं और तकरीबन शाम
का सारा हिस्सा और दमिश्क को भी इसमें शामिल करते हैं, और फिर लेबनान भी चाहते हैं वो भी इजराइल का हिस्सा बने। राइट। तो इस किस्म की जो दीवाने हैं वो उन जमातों में का एक अलायंस बना है, कोलिशन बनी है नेतन्याहू के साथ, और वो इसको पुश कर रहे हैं कि इनको तबाह करो और यरूशलेम से मुसलमानों को निकालो और इनके वो सलब करो। और बहुत सी कानून साजी भी हुई है जिससे मुसलमानों को यरूशलेम में जब चाहे निकाल सकते हैं, उनकी इमलाक पे वो कब्जा कर सकते हैं कानूनी तौर पे। इसलिए नेतन्याहू बार बार कानून की बात करता है, क्योंकि कानून सिर्फ मुसलमानों को तंग करने के लिए बनाए गए। तो ये बैकग्राउंड है सियासी। राइट। और फिर इस सियासी बैकग्राउंड के पीछे जो अमेरिका का इनको सपोर्ट है, वो अब इस वक्त अमेरिका दुनिया का तन्हाई में है, आइसोलेटेड मुल्क है, क्योंकि वो उसने 3 बार सिक्योरिटी काउंसिल में एक सिंपल सी आसान सी एक स्टेटमेंट नहीं होने दी, मुश्तरका एलामिया नहीं आने दिया। तो बहुत बड़ी बात होती है। हाँ जी। तो इसलिए अमेरिका की शय पे ये सब कुछ हुआ है। राइट। अपने मौजूद मेहमान से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन जब वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सरदार साहब देखिए, अब मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन, जिसको तमाम मुसलमान मकबूजा फ़लस्तीन समझते हैं, तो मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन का जो मामला है इसमें ममासलत तो है, उसको तो रद्द नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का किरदार और ख़ास तौर पर इस हुकूमत का मामला है फ़लस्तीन के ऊपर और फिर मसला कश्मीर के ऊपर, आप इसको कैसे देखते हैं बतौर साबिक वज़ीर ख़ारजा? जी, स्टैंड ठीक लिया जा रहा है। मैं समझता पहले फ़लस्तीन की बात करते हैं जी। 2 ही तो मुल्क थे जिन्होंने 2 मुतहरक थे जी। या तुर्की मुतहरक था या पाकिस्तान था और किसी हद तक चाइना था। बाकी कहाँ गई OIC और कहाँ गई अरब लीग? वो तो सब अब इजराइल को खुश करें और अब सिर्फ थोड़ा सा रोल जो अदा किया है, किरदार अदा किया है, वो मिस्र ने किया है और वो भी अमेरिका के कहने पे, और थोड़ा सा कतर ने किया है, और ये इन दोनों मुल्कों ने या उर्दन ने ये अमेरिका के कहने पे और अमेरिका की पीछे से जो सपोर्ट थी उसकी वजह से इन्होंने कोशिशें की हैं और ये सीजफायर हुआ। वरना तो ये लोग कुछ नहीं करने को तैयार। राइट। तो इनसे सरदार साहब जो कश्मीर का मामला है, इसके ऊपर एक सवाल तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की जानिब से एक गुडविल जेस्चर दिया जाता है, और ख़ास तौर पर उन दिनों में जब कोविड-19 पेंडेमिक बड़ा तबाही फेर रहा है इंडिया के अंदर, तो पाकिस्तान ने एक जेस्चर दिया कि हमने इमदाद की पेशकश कर दी, लेकिन दूसरे मुल्क की जानिब से अगर जवाब तक नहीं आता और उसके ऊपर रिस्पॉन्ड तक नहीं किया जाता, तो इस रिस्पॉन्ड ना करने के अमल को डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में हाँ समझा जाए, ना समझा जाए, या फिर इसको चुप समझकर खामोश रहा जाए? नहीं, देखिए, हमारा तो फर्ज है पाकिस्तान ने हर अखबार में हर मौके पे कश्मीरी भाई बहनों की बेपनाह सपोर्ट की है जी। डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी की है, पॉलिटिकल सपोर्ट भी की है, ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी की है। तो पाकिस्तान की तो एक कमिटमेंट है और इस हुकूमत की भी मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि जो इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में जो वहाँ बयान अपना दिया और तकरीर की जी, वो एक बहुत मजबूत तकरीर थी, बड़ी जज्बाती थी, मगर उसके बाद कुछ फॉलो अप होना था। सर, वो फॉलो मैं उसी फॉलो अप की बात कर रहा हूँ ना, कि अभी कुछ दिन पहले इंडिया कोविड ने बहुत सर उठाया, अभी भी वहाँ सूरत हाल बड़ी दिगरगू है, तो पाकिस्तान ने एक गुडविल जेस्चर दिया कि हम आपको इमदाद की पेशकश करते हैं, हमारे वेंटिलेटर्स आप रख लें, कुछ भी हो, लेकिन वहाँ से उन्होंने रिस्पॉन्ड तक करना गवारा नहीं किया। इसको आप कैसे देखते हैं?
जी देखें, वो तो मोदी की एक पॉलिसी है, और हिंदुस्तान की तकरीबन हर हुकूमत की ऐसी पॉलिसी रही है। और मोदी जरा ज्यादा इंतहा पसंद है, तो इसलिए उन्होंने अच्छा नहीं किया, क्योंकि हमने तो इंसानी हमदर्दी के तहत किया था। क्योंकि हिंदुस्तान में जो मरता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, तो उसे को पाकिस्तान में किसी को खुशी तो नहीं हो सकती। एब्सोल्युटली, क्योंकि हम भी इंसान है, वो भी इंसान। आपके इसी पॉइंट को मैं जामई साहब की तरफ ले जाता हूँ। कज़ा कलामी की माजरत चाहूंगा। जामई साहब, मोहब्बत यकतरफा हो और ताल्लुकात हम दो तरफा की तवक्को रखें, ये ठीक तवक्कुआत हैं या उमंगे हैं किसी भी कौम की? ये तवक्कुआत भी गलत है और ये उमंगे भी गलत हैं। ताकत का जवाब ताकत से होना चाहिए, बात का जवाब बात से होना चाहिए, और गोली का जवाब गोली से होना चाहिए। सियासी और सिफारती ताल्लुकात और उनकी सतह बहुत मुख्तलिफ है फारूकी साहब। दोनों तीनों महाजों पर काम होना चाहिए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं कश्मीर के ज़िम्न में कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने बातें, तकरीरें और जज्बाती चीज़ें तो बहुत की हैं, लेकिन अमली इक़दामात कदरे कम हुए। ये कोविड-19 के दरमियान, ये वबा के दरमियान पाकिस्तान की तरफ से पेशकश का होना और भारत की तरफ से मुंह न लगाना। भारत बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, उसके साथ बहुत बड़ी बात करनी चाहिए, उसकी चालों को समझना चाहिए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा फॉरेन ऑफिस इसको समझने में नाकाम रहा है, उसके बयानात नाकाम रहे। इमरान खान की जज्बाती तकरीर एक तरफ, लेकिन अमली इक़दामात बहुत मुख्तलिफ किस्म के रहे, वो इनकी समझ से बाहर रहे और वो नहीं कर पाए ये लोग। राइट। अब शाह महमूद कुरैशी साहब का आपने CNN को दिया गया इंटरव्यू ज़रूर सुना होगा। अब आपने वो एंटीसेमेटिक स्लर की एक जुमला है वो सुना होगा, खातून CNN की जो एंकर थी उनके मुंह से। तो आप ये जो इटसेल्फ एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट है या जुमला है, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? आम आदमी तो नहीं जानता, आप और हम शायद इसको समझते हो। ये एंटीसेमेटिक स्लर है क्या और उससे रिलेटेड क्या था? मतलब क्या समझते हैं आप इसको? देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत अच्छी बात कहना चाह रहे थे, लेकिन वो स्लैंग और वो एक्सप्रेशन आप और मैं तो समझ लें। जिस वक्त प्रेजेंटर ने उनसे कहा कि ये एंटीसेमेटिक रिमार्क है, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इसको फिर कैसे समझूं अगर ये एंटीसेमेटिक रिमार्क नहीं है। तो उनका ये कहना था कि क्यों कह रहे हैं आप? तो उनका जवाब ये था कि डीप पॉकेट। अब डीप पॉकेट का मतलब मुझे तो मालूम है, आपको भी मालूम होगा, अमरीकियों को भी पता होगा वो कहना क्या चाह रहे हैं। अब डीप पॉकेट की ये तशरीह करना कि उनका मीडिया पे कंट्रोल है, उनके पास पैसे हैं, इसलिए वो कर रहे हैं। वो वहाँ महमूद कुरैशी साहब भी घूम गए लट्टू की तरह और वो नहीं समझा पाए। इसीलिए मैंने कहा था कि सफारती सतह पर भी दोनों महाजों पर इनको न काम करना आता है और न ये बोल पाते। उनका जो कहना था उसको वो किसी और तरीके से कहते, किसी अच्छे से एडवाइस ले लेते, उसके बाद बात करते। मुंह खोलने से पहले बात को सोच लेते कि क्या कहने जा रहे हैं। और मुल्क का वजीर खारजा वो इस किस्म की बात कह रहा है कि डीप पॉकेट। अब डीप पॉकेट का मतलब क्या है? चूचू का मुरब्बा बना दिया उन्होंने पूरी उस बात को। जेब में छेद है या मीडिया पे कंट्रोल है, उसका मतलब क्या कहना क्या चाह रहे थे? आपने समझ लिया, मैंने समझ लिया, लेकिन ये बूमरैंग हुआ है, ये वार आकर के पाकिस्तान के मुंह पर पड़ा है, वजीर खारजा के मुंह के ऊपर पड़ा है। मैं तो ये कहूँगा। तो डीप पॉकेट कहना, वैसे तो इन्फ्लुएंशियल तो हैं बड़ी बड़ी रियासतें और हुकूमतें, और उनके हाथ में खेलता है मीडिया। इससे तो आप इनकारी नहीं होंगे, ऐसा तो है जामई साहब? हरगिज मैं इनकारी नहीं हूँ सर, मैं कह ही रहा हूँ। कहने का अंदाज जो था वो इनकार को दावत दे रहा है कि आओ। कहने का जो अंदाज था वो उसी बात को दूसरे तौर पर कह सकते थे। ये स्लैंग इस्तेमाल ना करते, इसके अंदर बात फंस के रह गई। फंस के रह गए डीप पॉकेट के अंदर। ये गुगली खेलने की क्या जरूरत थी? अगर आप क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में कहें तो बाज बातों को या बाज गेंदों को छोड़ देते हैं, क्रीज से हट के खेलते हैं, जाने देते हैं, रन ना बने परवाह नहीं, लेकिन विकेट पे जमे रहते हैं। वो तो अपने हाथ से विकेट खो गए। हाँ, यानी आपकी नजर में ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पर थोड़ा मोहतात रहना चाहिए था, आपकी नजर में है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक आखिरी सवाल, तर्जुमान दफ्तर खारजा जनाब जाहिद हफीज साहब मौजूद हैं। जाहिद हफीज साहब, ये फरमाइएगा कि सीज फायर आपकी नज़र में हल है या वही जो टू स्टेट थ्योरी है जो बारहा मुतअद्दिद मुस्लिम रियासतों की जानिब से, ममालिक की जानिब से दी जाती है और कहा जाता है कि पैलेस्टाइन और इजराइल के दरमियान मसले का हल सिर्फ यही है?
क्या उसी के ऊपर स्टिक रहना चाहिए तमाम इस्लामी ममालिक को बशमूल दीगर अक़वाम आलम? नहीं, देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात और पहला स्टेप तो सीज़ फायर ही होगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि वहाँ पे जो फ़लस्तीनी जानें ज़ाया हो रही हैं, जो फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं, इंक्लूडिंग विमेन एंड चिल्ड्रन, जो उनका नुकसान है, सबसे पहले तो उसका रोका जाना ज़रूरी है। इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से भी जो डिमांड्स की गई, उसमें पहली डिमांड ये थी कि फौरी तौर पर इज़राइल की जानिब से जो हॉस्टिलिटीज़ हैं, जो एग्रेशन है, उसे ख़त्म किया जाए। दूसरी बात जो हमने की, वो हमने ये कहा कि इस मामले को कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर प्रेजेंट ना किया जाए दोनों साइड से, बल्कि हम ये समझते हैं कि इसे इज़राइल की तरफ से एक अग्रेशन के तौर पर देखा जाए फ्रॉम वन साइड। एक जो है वो इसमें आपको अग्रेसर नज़र आता है और दूसरा आपको इसमें मजलूम ओप्रेस्ड नज़र आता है। तीसरी बात हम ये समझते हैं कि इज़राइल शुड ऑल्सो बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द क्राइम्स इट हैज़ कमिटेड अगेंस्ट द पैलेस्टीनियन पीपल। और चौथी बात हम ये समझते हैं कि इसके रेजोल्यूशन की तरफ जाया जाए। तो अल्टीमेटली तो हमें इसके रेजोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हल किए बगैर खित्ते में देर पा अमन मुमकिन नहीं है। और उसके हल किए जाने के लिए जो पैरामीटर्स हैं, इंटरनेशनल पैरामीटर्स है, वो मैंने आपके साथ शेयर किए। UN रेजोल्यूशंस हैं, OIC रेजोल्यूशंस हैं, 2 स्टेट सोल्यूशन है, प्री 1967 बॉर्डर्स हैं उसके लिए, और अल-कुद्स अल-शरीफ फ़लस्तीन का कैपिटल हो। साहब का जुमला आपने सुन लिया होगा, वो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो जामी साहब, आखिरी कमेंट सर, 2 स्टेट सोल्यूशन ही सोल्यूशन है इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट का? बिल्कुल सोल्यूशन वही है, 2 स्टेट थ्योरी के ऊपर रहे, 2 स्टेट हो लेने दें, लेकिन उसके साथ साथ जो बुनियादी वजूहात हैं और जो एग्रीमेंट में, खा वो ओस्लो एग्रीमेंट हो या खा वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें, वो बरकरार रहना चाहिए। वरना ये सर, ये वो खीर है जो कभी नहीं जम पाएगी, ये वो समोसे हैं जो आपसे जुड़ नहीं पाएंगे। ये समोसे खिलते रहेंगे, ये खीर खराब होती रहेगी। आप बुनियाद को मत भूलें। उनको रखते हुए वही 2 स्टेट नेशन या 2 नेशन थ्योरी जो है वो कारगर होगी। इस्राइल अपनी हुदूद में वापस जाए, 1967 की सरहदों पे वापस जाए। जो इलाके कब्जा किए हैं या जिनको उन्होंने वो उसको बनाने के लिए दूसरी जगह, डेप्थ के लिए फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह मांगी है, और वो जो बीच में सद्दे सिकंदरी वो दीवार जो खड़ी की है, ये सब चीजें बेमाना है, गैर कानूनी है, हटना चाहिए। माइट इज राइट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। 2 स्टेट थ्योरी काबिल अमल है, लेकिन शराइत के साथ है। ये जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला न था, न चल पाया, न चलेगा। एब्सोल्युटली राइट। जनाब शफी नकई जामी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, आप लंदन से हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब सरदार आसिफ अहमद अली साहब, साबिक वज़ीर ख़ालिया फ़ोन पर ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब ज़ाहिद हफ़ीज़ साहब, सर आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात सिर्फ इतनी सी है कि यकतरफ़ा जो रोमांस है वो बहुत ही बुरा होता है, और वो किसी भी ख़ित्ते में हो, तवक्कुआत अब 2 वे होती हैं, 1 वे कभी नहीं होती। और अगर 1 साइडेड रोमांस चलता रहे और दूसरी तरफ से जवाब ना आए तो ये भी अफसोसनाक है। और उसके ऊपर जो एक तरफा मोहब्बत को जारी रखे हुए है उसको भी सोचना होगा, और जो बिल्कुल अदम ताउन का शिकार है उसको भी सोचना होगा, चाहे इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट हो या चाहे इंडो पाक मामला हो मकबूजा कश्मीर के मामले के ऊपर। इसके ऊपर दोनों रियासतों को उधर भी इधर भी सोचना होगा। प्रोग्राम से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।